उससे आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था ये रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर में किस तरह से बदलाव होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का आपको इक्वेशन आज समझते हैं और एक बार दोबारा उस टॉपिक को फिर से चलते हैं, फिर से जानते हैं। तो जैसे बताया गया था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और इसी डिक्रीज होने को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पहला वर्ड जो था वो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का डिक्रीज करता है, जिसके पीछे दो रीजन है। तो पहला रीजन ये बोलेंगे कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स इनटू वोलेटाइल सॉल्वेंट then vapor pressure decreases, तो वेपर प्रेशर घट जाता है बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट present on surface non volatile solid present on surface has surface do not change into vapor and it also prevent other volatile molecules to change into vapor। और ये करता क्या है कि बाकी को भी रोक के रखता है, मतलब बाकी मॉलिक्यूल्स जो है उसको भी क्या करता है, रोक के रखता है। और इस तरह से वेपर प्रेशर क्या होता है, घट आता है। मतलब एक तो खुद बदल नहीं रहा है, देखिए इसको समझिए थोड़ा ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एक तो खुद बदलता नहीं है और दूसरा क्या करता है कि जो वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स है मतलब वहां पे सरफेस पे उसको भी रोक करके रखता है बदलने से। बाय विच वेपर प्रेशर decreases and it is called lowering of vapor pressure। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे देखिए एक कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट रखे, पहले कंटेनर में क्या किए, सिर्फ सॉल्वेंट रखे, सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट है, P1 नॉट हुआ। और दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्वेंट तो इसमें है ही और साथ में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें P1, या बहुत किताब में PS भी लिखा रहता है, PS मतलब सॉल्यूशन का। तो ये ज्यादा होगा इन कंपेयर टू दैट, मतलब सॉल्यूशन का कम हो जाएगा इन कंपेयर टू सॉल्वेंट। मतलब P1 नॉट ज्यादा होगा P1 या PS से, मतलब वेपर प्रेशर
प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, और यही जो डिक्रीजमेंट हुआ, घटना हुआ, इसी को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन क्या है, वो मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिकल जो होता है वो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि बाय रॉल्ड्स लॉ से P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो यदि हम किसी में भी 0 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई करें, मतलब 0 से 1 के बीच में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो वैल्यू क्या होता है, घटे आता है। तो जैसे आप 0 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी कहीं भी, तो वैल्यू क्या होता है, घटे आता है। तो x1 जो है 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसीलिए P1 नॉट के कंपेयर में कम होगा P1 नॉट x1, मतलब P1 नॉट हमारा जो है वो ज्यादा होगा, और ये P1 नॉट में जब हम x1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कम हो गया, और P1 नॉट x1 क्या है, P1 के बराबर, तो इसीलिए P1 नॉट ज्यादा होगा P1 से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यदि सवाल में आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा। P1 नॉट और P1 के डिफरेंस को P1 नॉट माइनस P1 को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जो डिफरेंस आया उसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं डेल पी से। तो अब इससे मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं, P1 नॉट माइनस P1, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, आप इन दोनों में P1 नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस x1 आ जाएगा। क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए 1 माइनस x1 किसके बराबर होगा, x2 के, मतलब इसकी जगह पे हम लोग x2 लिख सकते हैं। तो इस तरफ अब इरेज कर रहे हैं। तो देखिए अब इसकी जगह पे मतलब P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 लिख सकते हैं। इसको इस तरह भेज दीजिए, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट x2, और x2 क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1 प्लस N2। तो ये हो गया रिलेटिव, ये पूरा टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बात ध्यान रखिएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यदि पूछे सिर्फ, तो आपको ये पता करना है P1 नॉट माइनस P1, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे तो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ क्या कैलकुलेट करना है, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, इसमें N2 हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, और N1 हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए, मान लीजिए सपोज कीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में निखिल क्या ज्यादा होता है, निखिल रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो क्या, सर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, हाँ सॉल्वेंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉल्यूट। सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट हमारा N1 है, मतलब N1 बहुत ज्यादा होगा N2 से। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब जब भी ऐड करना रहता है चाहे सब्सट्रैक्ट करना रहता है तो स्मॉलर वैल्यू को इग्नोर करते हैं, मतलब N1 प्लस N2 में N2 स्मॉल हो गया N1 बिगर हो गया तो N2 लिखेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इस पूरे की जगह पे सिर्फ N2 लिखा जाएगा, मतलब P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू जो N2 बाई N1 प्लस N2 है, इसमें हम लोग N2 बाई N1 लिखेंगे सिर्फ। तब लास्ट जो होगा वो N2 बाई N1, और N2 की जगह पे तो आप जानते हैं कि मोल है, तो मास बाई मोलर मास N1 है, तो मास बाय मोलर मास ऊपर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन आप जरूर ध्यान रखिए,
ये लास्ट वाला, मतलब प्राय जो एनसीईआरटी का सवाल है, चाहे प्राय जो न्यूमेरिकल मतलब कहीं भी रहता है, वो लास्ट वाले इक्वेशन से बनाते हैं। तो एनसीईआरटी किताब का सवाल कुछ देख लें पहले आगे बढ़ने से पहले। तो आप इंटेक्स उलटिए, पेज नंबर बता रहे हैं, पेज नंबर उलटिए आप 57 और सवाल नंबर 2.9, 57 2.9 चालू पढ़िएगा तो 2.9 क्या सवाल कह रहा है, पढ़िए। Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 रुक mmHg. जाइए, रुक जाइए, ये क्या दिया हुआ है, P1 की P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो ये P1 दिया हुआ है कि P1 P1 not. नॉट? हाँ क्या दिया हुआ है? P1 not. चलिए ठीक है, आगे बढ़िए अब। 50 gram of urea हाँ NH2CO NH2 is dissolved in 850 gram of water. रुक जाइए, ये 50 ग्राम क्या दिया हुआ है और 850 ग्राम क्या दिया हुआ है? So 50 gram यूरिया का मास है और 850 gram वाटर का मास है. तो ये यूरिया क्या है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट? Solute. हाँ बहुत अच्छे, और वाटर Solvent. मतलब इस इक्वेशन में W2 कितना दिया हुआ है? 850. हाँ 50, और W1 Sorry, 850. और मोलर मास दोनों का फॉर्मूला से पता कर लेंगे। Yes sir. अब आगे पढ़िए, क्या पूछ क्या रहा है? Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. मतलब रिलेटिव लोडिंग पूछ रहा है, तो रिलेटिव लोडिंग इस पूरे इक्वेशन को बोलते हैं। मतलब हमको ये पूरा पता करना है, तो पूरा पता करना है तो हम लोग मतलब ये आपको सीधे x2 के बराबर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से ये पूरा के बराबर, क्योंकि 5850 है तो डाइल्यूट ही कंसीडर होगा। तो एक तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब P1 पूछ रहा है, और दूसरा जो पूछ रहा है वो रिलेटिव लोडिंग। तो ये बन जाएगा कि बोर्ड पे बताना पड़ेगा? सर बन जाएगा. अंकिता बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? हाँ सर बन जाएगा। और सिमरन, निखिल, आदित्य बताएं कि बन जाएगा? बन जाएगा सर। जाएगा सर। बन जाएगा सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलिए एक्सरसाइज पे, तो यहाँ इंडेक्स में तो एक ही सवाल था, अब एक्सरसाइज पे चलिए। कुछ ट्रिकी सवाल देखिए, जैसे आपको 2.15 15 नंबर तो देखिए क्या बोल रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solution, at the normal boiling point of solution। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे कोई बता सकते हैं कि वेपर प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होता है? सर 1 atm। और यहाँ तो जो वैल्यू दिया हुआ है बार में, तो 1 atm इक्वल टू कितना बार होता है? 1.013। 1.013, हाँ बिल्कुल सही है। और ये बताओ कि ये 1.004 क्या दिया हुआ है, P1 की P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। 1.004 बार ये क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किताब है सामने में कि पढ़ करके बताएं? किताब नहीं सामने में है तो गौर से सुनिए जो हम पढ़ रहे हैं। An aqueous solution of 2% non-volatile solute, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar। तो मेरा सवाल ये है कि इस फर्स्ट लाइन में ये जो दिया हुआ है 1.004 बार, वो सॉल्यूशन का है कि प्योर सॉल्वेंट का? ये सॉल्यूशन का है कि प्योर सॉल्वेंट का? मतलब P1 है कि P1 नॉट है? सिमरन,
बताइए, बता, ये समझ रहे हैं तो बता सकते हैं ये क्या दिया हुआ है 1.004 बार सॉल्यूशन का कि प्योर सॉल्वेंट का। दोबारा पढ़िए, इसमें क्या कंफ्यूजन हो रही है आप लोग को, कोई बता क्यों नहीं पा रहे हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%। सॉल्यूशन का। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन का ये दिया हुआ है। क्लियर तो लिखा हुआ है, किताब सामने नहीं है क्या। देखिए क्लियर तो बोल रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%। एक्वस सॉल्यूशन जब बोल रहा है और स्टेटमेंट के लास्ट में 1.004 बार बोल रहा है तो सॉल्वेंट का कैसे होगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट से प्रेशर, माने पूरा सॉल्यूशन एक्सर्ट कर रहा है। तो ये पूरा सॉल्यूशन जब एग्जर्ट कर रहा है तो पूरे सॉल्यूशन मतलब कि ये P1 हुआ, P1 नॉट नहीं हुआ। इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए ये सवाल कैसे बनाइएगा। 2.15 कैसे बनाएंगे देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं। 2.15 NCERT है 2% ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। 2% ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो मास दिया हुआ है और एक्वस में वाटर में बोल रहा है सवाल में, एक्वस में वाटर में बोल रहा है तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, वाटर में कह रहा है। तो हम लोग ये सॉल्यूशन का बोल रहा है पेपर प्रेशर, मतलब कि P1 दिया हुआ है 1.004 बार और एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है प्योर लिक्विड का वो 1 atm के बराबर होगा और 1 atm 1.013 बार होता है। तो 1 atm हो गया 1.013 बार, आई बात समझ में। अब इसमें आपको 2%, तो मान लीजिए कि लेट याद होगा, इस तरह पहले भी बोले हुए हैं कि जब परसेंटेज हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन मान करके बनाते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मान लिए 100 ग्राम, 100 का 2% सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम हो जाएगा क्योंकि टोटल 100 ग्राम माने हैं। तो ये आपका W2 हो गया, ये W1 हो गया, M2 अननोन है और M1 तो एक्वस बोल रहा है तो हम लोग जान ही रहे हैं कि वाटर है। M1 एक्वस है मतलब कि ये सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो जब सॉल्वेंट वाटर है तो M1 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो अब आप क्या करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू W2 बाई M2 W1 M1। आपको यहाँ से M2 पता करना है, बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए P1 दिया हुआ है, P1 नॉट दिया हुआ है, बन जाएगा, आगे बताने की जरूरत नहीं है, अब तो बन जाएगा ना। यस सर। तो ऐसा ही कुछ सवाल और है आगे, हम आपको नंबर्स बता रहे हैं, आप चेक कीजिएगा। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ये बता देते हैं कौन कौन सा और एनसीईआरटी का सवाल इस टॉपिक पे है। तो ये आपको 16 नंबर रॉल्स लॉ पे है, पेंसिल है यदि हाथ में तो आप 16 नंबर के बगल में लिख लीजिए रॉल्स लॉ अप्लाई करना है। 17 नंबर इसी पे रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर पे है। 18 नंबर भी रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर पे है और 19 नंबर भी रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर पे है। मतलब 17, 18, 19 तीनों रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर पे है। 36 रॉल्स लॉ पे है, सुन रहे हैं ध्यान से, 36 रॉल्स लॉ पे है। 37 रॉल्स लॉ पे, 38 रॉल्स लॉ पे, 39 हेनरी लॉ पे। तो
ये हो गया। अभी जो भी बोले हैं आप चेक कीजिएगा, यदि नहीं बने तो पूछते चले जाइएगा। जो सवाल नहीं बने, जितना अभी बोले हैं अभी हमने, जो सवाल आपको नहीं समझ में आए एक बार दोबारा सुन लीजिए। 16 नंबर रॉल्स लॉ पे 17, 18, 19, 17, 18 एंड 19 रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर पे 36 आपको रॉल्स लॉ पे, 37 रॉल्स लॉ पे, 38 रॉल्स लॉ पे और 39 हेनरी लॉ पे। देखिए रॉल्स लॉ और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बहुत सिमिलरिटीज है, क्योंकि ये भी तो आया इसी से, रॉल्स लॉ से ही। रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर भी तो रॉल्स लॉ से ही आया। तो यहाँ तक आप बनाइएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ आना, आप घर में देखते होंगे कि खाना बनाते समय नमक पहले मिलाया जाता है कि नमक बाद में। जैसे खाना बना रहे हैं या आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो ये दाल हो चाहे सब्जी हो, उसमें नमक पहले डालती हैं कि नमक बाद में। देखे हैं कि नहीं, कभी गौर किए हैं कि नहीं? सर बाद में। बाद में। घर पे हैं, पूछिए तो मम्मी से कि कब नमक कब मिलाती हैं, बाद में मिलाती हैं कि खाना बनाते समय, सब्जी जब ये गैस पे चढ़ा रहता है उस समय नमक मिलाती हैं कि बाद में? सर गैस पे चढ़ा रहता है तब मिलाती है। हाँ। और ये साथ में ये भी पूछ लीजिए कि यदि बाद में मिलाते हैं नमक तो क्या होता है, सब्जी जल्दी बनता है कि देर से? बाद में मिलाने पे, यदि नमक बाद में मिलाया जाए, मतलब कि आप जैसे कढ़ाई में छोड़ दिए सब्जी और नमक नहीं मिला रहे हैं, तो सब्जी जल्दी पकेगा कि देर से पकेगा? सब्जी चाहे दाल ये सब। सर लेट से। हाँ, तो ये आप जान रहे हैं कि मम्मी से पूछ रहे हैं? सर जो अभी आप पूछे थे ना, नमक मिलाने से खाना जल्दी बनता है कि लेट, ये पूछे, बाकी सब देखते थे। अच्छा, यानी एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपकी मम्मी जान रही हैं। चलिए अब सुनिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन, देखिए जो अभी आप एग्जांपल बोले वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ही था, और इसीलिए खाना बनाने से पहले ही, मतलब जैसे दाल में आप देखते होंगे घर में, ये है कि पहले नमक मिलाया जाता है बाद में नहीं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि बॉइलिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है और इससे खाना जल्दी बनता है, गैस बस मतलब कि टाइम और गैस दोनों बचत होता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है इसी को बोलते हैं, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ आता है। और जैसा कि जो एग्जांपल सब हम बोले कि ये दाल हो या फिर आपको सब्जी हो, उसमें नमक पहले मिलाने के पीछे लॉजिक यही है। इससे क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होने की वजह से वो आपको सब्जी हो चाहे दाल हो जल्दी पकता है। तो एलिवेशन, पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है उस पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपको वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे, सिंपल भाषा में बोलते हैं, लिक्विड वेपर में बदलता है। लेकिन सही डेफिनेशन ये नहीं है। सही डेफिनेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। तो जैसा कि अभी इस सवाल में आया भी था 2.15 में, कि जब 1 atm के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और 1 बार के बराबर हो जाए तो उसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल शब्दों में तो ऐसे बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में बदले वो बॉइलिंग पॉइंट हुआ। लेकिन सही डेफिनेशन इसका ये है। तो हम लोग का अगला टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, तो पहले तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जैसा बोले कि सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं
the temperature at which liquid change into vapor is called boiling point. The temperature at which liquid change into vapor is called boiling point. मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में बदलता है बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. सिंपल डिफिनेशन. दूसरा डिफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid is equal to 1 atm is called normal boiling point, and if vapor pressure is equal to 1 bar, then it is called a standard boiling point. देखिए दो बातें हुई. यदि 1 atm के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, और 1 बार के बराबर हो जाए तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. अब होता क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है. तो डिक्रीज करता है और आपको 1 atm या 1 बार पहुंचाना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए. नॉर्मल होगा चाहे स्टैंडर्ड होगा, दो ही बातें होंगे, चाहे तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहिएगा चाहे स्टैंडर्ड कहिएगा. तो 1 atm या 1 बार वेपर प्रेशर पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा. लॉजिकल सोचिए निखिल, सिंपल सा सोचिए क्या होगा. वेपर प्रेशर घट रहा है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे, तो वेपर प्रेशर को 1 atm या 1 बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा. निखिल सुन रहे हैं. यस सर. तो जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे वेपर प्रेशर घट रहा है और आपको 1 atm या 1 बार पहुंचाना है, तो घट रहा है बढ़ाना है, क्योंकि आप सॉल्यूट मिला दिए तो वेपर प्रेशर घट गया था, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे. तो 1 Yes, atm या 1 बार पहुंचाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा. बढ़ाना पड़ेगा. बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. और इसी इंक्रीजमेंट को क्या कहा गया, इसी बढ़ने को क्या नाम दिया गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बाकी को समझ में आया कि नहीं, को कंफ्यूजन, ये पूरा समझे कि नहीं. ये घटना एक बार फिर से सुन लीजिए, रिपीट अगेन कर रहे हैं. होता क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है और आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए 1 atm या 1 बार करना है. तो स्वाभाविक है कि 1 atm या 1 बार करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और इसी टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. मतलब जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसी को क्या कहा जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो देखिए, when non-volatile solute mix into volatile solvent, then vapor pressure decreases. So to achieve 1 atm vapor pressure, temperature must increases. मतलब 1 atm या 1 बार भी आप बोल सकते हैं, 1 atm वेपर प्रेशर चाहे 1 बार वेपर प्रेशर, टेम्परेचर मस्ट इंक्रीजेस. टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. मतलब कहने का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का होगा, जैसे एग्जांपल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में आप सॉल्यूट मिला दीजिए. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में
वाटर प्लस सॉल्यूट, वाटर प्लस सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अब इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को टी नॉट बी से डिनोट करते हैं। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या से डिनोट करते हैं, टी नॉट बी से। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब जब सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट मिला दिए, टीबी से डिनोट किए, तो इन दोनों में ये ज्यादा होगा ये कम होगा। मतलब कि टीबी और टी नॉट बी में टी नॉट बी ज्यादा होगा, टीबी क्या होगा, कम हो जाएगा, और टी नॉट बी ज्यादा होगा। तो सॉरी, टीबी ज्यादा होगा, टी नॉट बी कम होगा। इसको ग्राफिकली हम लोग ऐसे बना सकते हैं। पहले सॉल्वेंट का ग्राफ होगा, जैसे कि यहाँ पे वेपर प्रेशर हम 1 atm ले लिए, तो ये यहाँ पे टी नॉट बी, ये सॉल्वेंट का ग्राफ पहले जो है, और बाद में जो है सॉल्यूट का ग्राफ टी नॉट बी, और दूसरा ये टी बी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीजमेंट आया, इसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब इंक्रीजमेंट जो हुआ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन है यहाँ, तो इसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब कि टी बी माइनस टी नॉट बी के डिफरेंस को, टी बी और माइनस टी नॉट बी के डिफरेंस को। अब इसमें क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मतलब इसका प्रूफ नहीं है, आगे जो बोल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली डाटा से देखा गया कि भाई एक्सपेरिमेंटल डाटा से देखा गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा से कि बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा elevation of boiling point, elevation of boiling point directly proportional to molality, मतलब कि del TB proportional to small m। अब जैसा कि देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आया, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो आया एक्सपेरिमेंटल डाटा से, मतलब इसका प्रूफ नहीं है, मतलब ना तो कोई इक्वेशन है, सीधे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट याद रखना है, elevation of boiling point proportional to molality। तो प्रपोजल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा kb इंटू एम। अब यहाँ पे ये kb जो आया, इसको कहा जाता है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केवी का वैल्यू क्या पे डिपेंड करता है, इस पे चर्चा करते हैं। पहले एक बार फिर से सुन लीजिए यहाँ तक क्या क्या बोले हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसी बढ़ने को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी बढ़ने को क्या कहा जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे आप सॉल्वेंट लिए, उसमें सॉल्यूट मिला दिए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसी बढ़ने को क्या कहा जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट केबी आया, केबी को कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। मतलब पहले तो इसका इक्वेशन, फिर केबी पे वापस आएंगे। तो पहले कुछ बातें और समझ लीजिए।
यहाँ तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। आदर्श आप लेट से ज्वाइन किए, कोई कंफ्यूजन इसमें? आदर्श नहीं सर अभी तो ये रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का वीडियो देख लीजिएगा, और अगले क्लास में यदि उसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, जैसे इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा रहे थे। और ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी बोले हैं, तो वो वीडियो में चेक कर लीजिएगा, और उसमें कोई कंफ्यूजन रहे तो अगले क्लास में डिस्कस कीजिएगा। अभी इसको फिलहाल समझिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। इसमें जो है, अब इस इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, जैसे मोलालिटी है, इरेज कर रहे हैं इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें जैसे इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं, मोलारिटी है, तो आदित्य बताइए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ मोलालिटी आ रहा है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताइए, याद नहीं है क्या? आदित्य याद नहीं है मोलालिटी का फॉर्मूला? बताइए, मोल अपॉन वॉल्यूम। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आया। मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलालिटी है, स्मॉल एम है। आदर्श क्या होता है मोलालिटी? सर मोल अपॉन केजी में सर मास। हाँ, तो मोल किसका, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? मोल किसका रखेंगे? सल्यूट का सर, और सल्यूट हाँ, मास किसका रखेंगे किलोग्राम में? सॉल्वेंट का। सही है, सॉल्वेंट का। तो देखिए, जैसा कि अभी बोले, आप सही बोले, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू ये, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होता है। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, तो के बी इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है कि ये ग्राम में होगा, और W1 नीचे जो है वो किलोग्राम में होगा। तो TB माइनस टी डॉट बी, जिसको डेल टीबी बोलते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए। अब चलते हैं केबी के एनालिसिस पे। जो केबी का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे जब डिपेंड कर रहा है तो अलग, अब देखिए ये तो हो गया। अब केबी का एनालिसिस करते हैं, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे जब डिपेंड कर रहा है तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग। हम सॉल्वेंट के नेचर पे बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है, तो लॉजिकल सोचिए कि सॉल्वेंट के नेचर पे जब डिपेंड कर रहा है तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड किया, दूसरा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पे, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे, और चौथा आपको इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो लिक्विड जब वेपर में बदलता है उस समय जो इंथैल्पी या हीट चेंज होता है उसी को इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो देखिए, वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड ऑन पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास तो जान ही रहे हैं M1,
ये टी नॉट बी, और चौथा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये 4 फैक्टर पे वैल्यू ऑफ के भी डिपेंड कर रहा है। मतलब 4 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी कि डी डेल वेप एच। तो एंथैल्पी वेपराइजेशन क्या हुआ, तो लिक्विड का वेपर में बदलते समय जो एंथैल्पी चेंज होता है, लिक्विड जब वेपर में बदलता है उस समय जो मतलब रिक्वायर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वेपर में बदल रहा है तो रिक्वायर्ड ही होगा, लिक्विड वेपर में बदल रहा है। तो एंथैल्पी का मतलब हीट होता है, ध्यान रखिएगा आगे भी। एंथैल्पी वर्ड का मतलब हीट हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं एंथैल्पी हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग conversion of liquid into vapor। लिक्विड का वेपर में बदलते समय जो रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर में बदलते समय। तो ये हो गया। अब देखिए कैसे क्या रिलेशन है, मैथमेटिकल क्या रिलेशन है वो समझा रहे हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशन देखिए इसका क्या है। तो पहली बात तो केबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड किया, मोलर मास का डायरेक्टली, बॉइलिंग पॉइंट के स्क्वायर का डायरेक्टली, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का इनवर्सली। तो तीनों को कंबाइन कर देते हैं, के बी प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू टी नॉट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा r/1000। m1 r तो जान ही रहे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो r/1000 m1 टी नॉट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला आ गया, Kb इक्वल टू r/1000 इंटू m1 इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर बाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो ये आपको 3 फैक्टर पे डिपेंड किया, मैथमेटिकल इक्वेशन लाए इसकी मदद से। तो यहाँ तक किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इंटेक्स का एक सवाल है, पढ़िए 10 नंबर। इंटेक्स का एक सवाल है 10 नंबर।
देखिए क्या कर रहा है, पेज 57 एनसीईआरटी। सिमिलर इसमें बताइए कहाँ क्या इंफॉर्मेशन है, सवाल पढ़ करके। 2.10 किताब है ना सामने, Yes, sir. पढ़िए। Sir, boiling point of water दिया है at 750 mmHg 99.63 डिग्री सेल्सियस तो ये और क्या पूछ दिया रहा हुआ है, है कि ये ये क्या दिया सर हुआ है, टीबी दिया हुआ है कि टी नॉट बी, ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है। टीबी नॉट सर। हाँ सही सही सोचे, ये प्योर वाटर का दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। आगे पढ़िए। फिर उसके बाद सर 500 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सुक्रोज ऐड करेंगे कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ है, सर टेम्परेचर मतलब क्या दिया हुआ है, ये 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। 100 यस डिग्री पे पढ़िए बॉयल कर रहा है ना, तो मतलब बॉयल कर रहा है तो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ है, टीबी की टी नॉट बी, सर टीबी टीबी। और आपको सुक्रोज का मास पूछ रहा है, तो सुक्रोज मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, W2 की W1, W2 कैलकुलेट कर देंगे W1। सर W2 W2 और W1 कितना दिया हुआ है, सर W1 750 mm सर 7, 500 ग्राम। हाँ 500 ग्राम बिल्कुल। और मोल, ये सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सर याद नहीं सर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, वही सुक्रोज का होता है। हाँ बोलिए निखिल, याद है तो बोल सकते हैं। शुगर और सुक्रोज एक हुआ, सर C11H22O11। सही है क्या, C11H22O11 बोल रहे हैं निखिल, बाकी सर के हिसाब। C12 होगा। हाँ C12 होगा, अब सही हुआ, C12H22O11। तो अब ये बताइए कि ये सवाल का सारा इंफॉर्मेशन समझे कि नहीं, कि लिख के बताएं, ये सवाल का सारा इंफॉर्मेशन समझे कि नहीं, क्या क्या दिया हुआ है। टी नॉट एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, सुन लीजिए। टी नॉट, ये सवाल नंबर 10 है, इंटेक्स पेज 57 एनसीईआरटी का। इसमें आपको इंफॉर्मेशन में पहला दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि टी नॉट बी जो है वो आपको 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज यहाँ सॉल्यूट है, मतलब हमको W2 पूछ रहा है कितना होगा। W1 500 ग्राम दिया हुआ है सॉल्वेंट। उसके बाद मोलर मास सुक्रोज का यानी कि शुगर का हम लोग पता कर लेंगे, C12H22O11 फॉर्मूला होता है शुगर का, शुगर और सुक्रोज एक ही हुआ, C12H22O11। और आपको 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि टीबी जो है 100 डिग्री सेल्सियस। एक इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, वो है केबी। तो केबी के लिए आप क्या करेंगे, तो चूंकि अभी एनसीईआरटी किताब तो आपके सामने है ही, तो आप पेज नंबर बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। 53 पे केबी का वैल्यू चेक कर लेंगे। 53 पेज उलटिए और देखिए केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है। 53 पेज पे केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है वाटर का, नहीं मिला। 53 पेज, 0.52 हाँ बिल्कुल 0.52। तो केबी की जगह पे 0.52 रख दीजिएगा, अब बन जाएगा निखिल, बन जाएगा। सर वो T0B किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? फिर से बोलिए तो। सर वो T0B जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर 90, हाँ 99.63 डिग्री सेल्सियस।
और टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताता है, जो आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो दो इन्फॉर्मेशन ये हो गया। मास ऑफ सुक्रोज पूछ रहा है क्या होगा, मतलब W2 पूछ रहा है क्या होगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह लिख दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। सर और टीबी सॉल्यूशन का है। हाँ, टीबी सॉल्यूशन का है, तो लास्ट लाइन वही ना 100 डिग्री सेल्सियस है। यस सर। टीबी जो है वो सॉल्यूशन का है। देखिए टी नॉट बी प्योर वाटर का जो दिया हुआ है 99.63 डिग्री सेल्सियस। और आपको इसमें अगला इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन का दिया हुआ है, टीबी 100 डिग्री सेल्सियस। W2 क्या होगा, W1 आपको दिया हुआ है 500 ग्राम, जो किलोग्राम में यहाँ रखेंगे हम लोग, तो 0.5 किलोग्राम रखिएगा। और M2 हो जाएगा ये सुक्रोज का मोलर मास, तो C12H22O11 होता है फॉर्मूला। तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा जो आए। और W2 पता करना है, और KB दिया हुआ है 0.52। तो ये सारा इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूला में रख दीजिए और रख करके सॉल्व कर लीजिए, तो बन जाएगा। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें नहीं ना कंफ्यूजन है। नो सर। इसको इरेज कर रहे हैं, तो यहां तक हो गया। अब अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन का ऑलमोस्ट लास्ट क्लास रहेगा, मतलब इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज है, तो ऑलमोस्ट लास्ट ही क्लास रहेगा इस चैप्टर का। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में बदलता है। मतलब इसके बारे में कर सकते हैं कि द टेम्परेचर at which liquid change into solid, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, मतलब कि लिक्विड क्या हो, सॉलिड में बदले। और अब देखिए सॉलिड में बदल रहा है, तो वेपर प्रेशर तो लिक्विड की वजह से होता है, सॉलिड की वजह से तो होता नहीं है। वेपर प्रेशर जो होगा वो हमेशा किसकी वजह से होगा, लिक्विड की वजह से, क्योंकि लिक्विड वेपर में बदलता है। तो सिंपल सोचिए कि वेपर प्रेशर जो है वो आपको यहाँ पे सॉलिड जब हो रहा है, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर तो टेंस टू जीरो हो जाएगा, या मिनिमाइज करके जीरो के करीब पहुंच जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, और द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर जो हो वो मिनिमाइज
or tends to zero is called depression of freezing point. मतलब जिस टेम्परेचर पे आपको at which liquid change into solid or the temperature at which vapor pressure minimize or tends to zero is called depression of freezing point. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, बता रहे हैं आगे 2 मिनट।
तो इसमें जो है जैसे अभी हम बता रहे थे ये the temperature at which liquid change into solid or the temperature at which vapor pressure minimize or tends to zero, मतलब मिनिमाइज घट जाए या टेंस टू जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो होता क्या है कि जैसे आप मतलब कि वाटर लिए, मतलब इस तरह से समझिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, boiling point of pure solvent T naught F, a boiling point of solution, boiling point of solution TF लिए, T naught F TF। तो इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा होगा, सिमरन आप बताइए कौन ज्यादा होगा दोनों में, ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? TF। TF मतलब सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा डिप्रेशन होगा। नहीं, आराम से, कम 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 से। हाँ कम होगा, डिप्रेशन हो रहा है, एलिवेशन नहीं हो रहा है। देखिए गौर से सुनिए, बाकी भी एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, कम हो जाता है। मतलब जैसे आप सिंपल सा घर में हम बता रहे हैं, फ्रीज में आराम से क्या कीजिए, एक तरफ पानी रखिए और दूसरी तरफ पानी में चीनी या नमक मिला के रख दीजिए। आप देखिएगा कि जो चीनी मिला हुआ है वो आपको मतलब बहुत देर से फ्रीज होता है, बहुत देर से फ्रीज होता है। लेकिन जो आपको सिंपल वाटर है वो जल्दी फ्रीज होता है। आइसक्रीम वगैरह को फ्रीज होने के लिए और बहुत मतलब कि और बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। आइसक्रीम वगैरह -8 -10 पे जाके फ्रीज होता है, 8-10 घंटा लग जाता है आइसक्रीम को फ्रीज होने में, फ्रीजर में रखना पड़ता है 8-10 घंटा तक। लेकिन वहीं पे आप वाटर देखिए बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, तभी ना नाम पड़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, एलिवेशन बढ़ जाता था। मतलब हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, और यही जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब T नॉट F माइनस TF, इसी को कहा जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। आ रही है बात समझ में? अब इसमें क्या है, ये डेल TF से T नॉट होता है, बाकी चीज जो पिछले केस में जैसे हुआ था वैसे ही होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो जाएगा बाय एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से पता चला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मतलब डेल TF प्रोपोर्शनल टू M। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए KF लेंगे, KF इंटू M। तो T नॉट F माइनस TF, KF इंटू M। T नॉट F माइनस TF क्या हो जाएगा, KF इंटू M हो जाएगा। तो अब इसमें, अब इसको ये KF जो यहाँ पे आया इसको कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। तो इस तरह से ये KF के बारे में। अब बाकी एनालिसिस हम लोग अगले क्लास में करते हैं, इसमें आगे का एनालिसिस जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक, ये एनालिसिस। हाँ, ऑर्गेनिक वगैरह में भी जो क्लास आप करते हैं वो भी इस टाइम पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक में जो आप
2 दिन करते हैं, सैटरडे संडे। उसमें जहां भी कोई कंफ्यूजन है वो आप सुबह में भी डिस्कस कर सकते हैं अपने रेगुलर बैच में भी। तो इनमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे इससे आगे, सैटरडे को, ये सॉरी थर्सडे को। सर हाँ बोलिए। सर रॉल्स लॉ के ग्राफ में कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए, क्या कंफ्यूजन है रॉल्स लॉ के ग्राफ सर में? जो हाँ सर, जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था सर, हाँ उसमें जो डॉटेड लाइन था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये नहीं समझे, फिर से एक बार बोलिएगा, क्या बोल देते हैं? सर आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में हाँ एक सर दो ग्राफ था ना, तो सर एक में सर स्ट्रेट लाइन था, दूसरे में डॉटेड लाइन था, वैसा क्यों? डॉटेड लाइन कहाँ था? देखिए हम बना रहे हैं फिर से। ये जैसे x1 इक्वल टू हम 0 लिए तो x2 इक्वल टू 1, फिर हम दूसरा यस पॉइंट लिए x2 इक्वल टू 1, मतलब कि x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0। तो इस समय जो है इसका ये डॉटेड लाइन आप बोल रहे हैं, यस सर। ये किसी का ग्राफ नहीं है, ये बस वैल्यू यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये मिला दिए कि ये P1 नॉट इस समय और इस समय P2 नॉट, ये किसी का ग्राफ नहीं है। ग्राफ ये है P1, ये ग्राफ है P2 और ये ग्राफ है P टोटल। ये तो बस वैल्यू को बताने के लिए, P1 नॉट को बताने के लिए डॉटेड ऐसे करके डॉट 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 करके यहाँ बताएं। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ओके सर। समझे ना? वो किसी का ग्राफ नहीं है, वो बस वैल्यू को बताने के लिए हमने क्या किया कि ऐसे करके डॉटेड लाइन यहाँ तक दर्शाती है। ओके सर। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? सर मोलैरिटी को मोलैरिटी में कैसे चेंज करेंगे? मोलारिटी को मोलालिटी में, इसके लिए 4 इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे सबसे पहला ये जो है वो मोलारिटी होना चाहिए जो गिवन दिया हुआ है, फिर मोलर मास होना चाहिए, फिर उसके बाद मोलर मास सॉल्यूट सॉल्वेंट का। तो जो मोलारिटी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग तोड़ करके, जैसे तोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे कैसे, इस तरह से तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो मोलारिटी को मोलालिटी में बदलने के लिए आपके पास 4 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो पहला इंफॉर्मेशन है कि मोलारिटी दिया हुआ होना चाहिए, इसको बदलना है। सपोज कीजिए मोलारिटी आपको ए दिया हुआ है, उसके बाद मोलारिटी के बाद आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ होना चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ होना चाहिए और डेंसिटी दिया हुआ होना चाहिए। मतलब ये 4 इंफॉर्मेशन कंपलसरी आपको सवाल में ढूंढना पड़ेगा, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोलारिटी जो है इसको हम लोग तोड़ करके लिखते हैं ए मोल पर लीटर। इसमें ए मोल किसको बता रहा है? मोलारिटी में ए मोल किसको बताता है? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ, तो ये ए मोल सॉल्यूट को बता रहा है और पर लीटर जो है वो सॉल्यूशन को बता रहा है। मतलब ऐसे सवाल को ऐसे तोड़ के बनाते हैं, मतलब ऐसे सवाल को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ करके बनाते हैं। आप इसमें डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, मतलब इसमें जो बेसिक पॉइंट्स है उसको तोड़ा जाता है। जैसे इसको हम तोड़े तो यहाँ से देखिए 2 इंफॉर्मेशन, मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो ए हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। अब देखिए वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से मास ऑफ सॉल्यूशन पता कर लेंगे और मोल ऑफ सॉल्यूट की मदद से मास ऑफ सॉल्यूट पता कर लेंगे। तो मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास होता है, तो मास क्या होगा? मोल इनटू मोलर मास, यानी कि ए इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? m2, a इंटू m2। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट जो मोल से। और मोल कहाँ से आया? तो मोलारिटी के वैल्यू को डायरेक्ट हम मोल कर कंसिडर किए। कैसे, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि जैसे मोलारिटी ए दिया हुआ है तो इसको हम लोग तोड़ के क्या पढ़ेंगे, ए मोल पर लीटर। तो ए मोल सॉल्यूट है, पर लीटर सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? ए इंटू m2। अब वॉल्यूम और डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन पता कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा d इंटू वी।
डी इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है, तो दोनों को घटा दोगे तो क्या मालूम पड़ जाएगा? सॉल्यूशन में से यदि सॉल्यूट का, हाँ बोलो। मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल, तो मालूम पड़ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि D इंटू वी माइनस ए इंटू M2। अब देखो तुमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, अब मोलालिटी के लिए रख दो। हाँ, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि ये जो आएगा ग्राम में आएगा, किलोग्राम में बदलने के लिए। तो मोलालिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? A। तो A बाई D इंटू वी माइनस ए इंटू M2 बाई 1000, जो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये मोलालिटी आ गया। तो इस तरह से हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रिवर्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप रिवर्स सोचिएगा, उल्टा। मतलब ऐसे देखिए, अभी हम मोलारिटी को क्या में बदले? मोलालिटी। आप लोग मोलालिटी को मोलारिटी में सोचिएगा, बदलना कैसे बदलेंगे। तो वैसे ये बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, बोर्ड का ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हम बताए नहीं थे। ये चला जाता है आपको कंपटीशन लेवल में, समझ गए? ये बोर्ड का टॉपिक नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछेगा आपसे। बोर्ड में आज तक नहीं देखें कि ये कभी पूछा हो, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सब चीज को समझिए। इसका रिवर्स केस आप लोग खुद बनाइएगा। मतलब कि इंफॉर्मेशन में यदि आपको मोलालिटी दिया रहे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और डेंसिटी, तो आप मोलारिटी कैसे पता करेंगे? सोचिएगा, अगली क्लास में चर्चा करेंगे इस पे। और किन्हीं को कुछ पूछना है? आदित्य पूछ रहे हैं कुछ? निखिल कुछ पूछना है? और तो ठीक है, अगली क्लास में इससे आगे जानते हैं। आज यहीं पे तब हम लॉग आउट कर रहे हैं।